Hello, my beautiful Gen Zs. Welcome to Science and Fun. My name is Deepika, your English educator. So, today we are going to begin with the very first chapter of your supplementary read, which is Moments. ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बी हाइव के कंपैरिजन में मोमेंट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं दे आर ऑल प्रोज. आपको पोइट्रीज यहाँ नहीं मिलेगी. ठीक है, सो पोइट्री लवर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, बट वोकैबुलरी के मामले में दिस बुक मोमेंट्स इट होल्ड्स अ ग्रेटर वेटेज. आपकी जो मेन बुक है उसमें आपको इतनी हाईली बहुत अच्छे लेवल की वोकैबुलरी उसमें इतनी नहीं है, बट आपकी सप्लीमेंट्री रीड में यू हैव ग्रेट वर्ड्स जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट वी विल ट्राई कि हम ऐसे यहाँ पर उन वर्ड्स को सिंप्लीफाइड वर्जन में करेंगे, समझेंगे कि आप अपने आंसर्स में उनका बेस्ट यूज कर सकते हो. राइट, सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज द लॉस्ट चाइल्ड. आई एम श्योर टाइटल से आप समझ गए होंगे what all the chapter is about, right? The lost child. यहाँ पर एक स्टोरी है छोटे से बच्चे की who is lost somewhere. अब कहाँ खो गया है वो बच्चा, वो हम आगे जानेंगे, बट उससे पहले let me ask you a simple question कि कभी आपने अपनी लाइफ में have you ever experienced a sense of fear? कैसा fear? Out of separation from your parents. पेरेंट्स से separation का जो fear होता है. कभी किसी क्राउडेड एरिया में आप गए हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए हो और वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए आप अगर पेरेंट्स से अलग हो गए हो, तो वो कैसा इमोशन, कैसा एक्सपीरियंस आपने फेस किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वुड रियली लव टू नो योर एक्सपीरियंस. आई नो थोड़ा सा स्कैरी रहा होगा, बट जस्ट यू कैन जस्ट राइट इट इन द कॉमेंट्स, तो हमारे लिए भी जानने को हो जाएगा, बिकॉज सबने नहीं किया बट कुछ ने जरूर ये एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर. तो वैसा ही कुछ हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा अबाउट अ स्मॉल किड हु इज लॉस्ट इन अ फेयर. ठीक है, एक मेले में बच्चा कहीं खो गया है. और चैप्टर को जानने से पहले लेट अस नो अबाउट द ऑथर. सो द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज मुल्क राज आनंद. बहुत ज्यादा हैवी नाम नहीं है, आपको याद रहेगा इजीली, तो अपने लॉन्ग आंसर्स में यू कैन यूज दिस लाइन कि आप ये यूज कर सकते हो, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज मुल्क राज आनंद, या आप अपने आंसर्स को स्टार्ट करने के लिए ऑथर्स का नाम यूज कर सकते हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट होल्ड्स अ वेटेज. आपके आंसर्स को देख के फिर टीचर्स या इन्विजिलेटर्स को लगता है दैट बच्चा इज स्मार्ट है ना, उसको आता है, उसको नॉलेज है. ठीक है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए यू शुड मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर. सो यहाँ पर ऑथर कौन है? ऑथर है मुल्क राज आनंद. He was born on 12th December 1905. 1905 देखो इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम है. He was born in पेशावर, ठीक है, बिफोर पार्टीशन विच इज नाउ इन पाकिस्तान. तो पेशावर जो एरिया है, वैसे ये इंडियन ऑथर ही है बिकॉज 1905 के टाइम पर पाकिस्तान एंड इंडिया वर द सेम कंट्री, राइट. तो उस टाइम पर he was born in पेशावर and was a prominent Indian author of novels, short stories and critical essays in English, who is known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in India. उस टाइम पर ही यूज्ड टू राइट इन इंग्लिश. तो बहुत बड़े इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं मुल्क राज आनंद. हिज स्टोरीज एंड एसेज एंड व्हाटएवर वर्क्स दे वर ऑल filled with realistic and sympathetic portrayal. बहुत रियल इंडिया के पुअर पीपल के बारे में इन्होंने बहुत रियल वर्क अपना प्रेजेंट किया है. He died on 28 September 2004 in Pune. He died in Pune. Recent है, 2004 में ही he died. His notable works include साहित्य अकेडमी अवार्ड. If you have ever heard about this award, देखो जैसे ऑस्कर होता है ना, उसी लायक है बिल्कुल. इंडिया के लिटरेरी आर्टिस्ट को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है. बहुत ही रिनाउंड अवार्ड है, लिटरेचर के लिए मिलता है. सो यहाँ पे थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपको मिल गई. पद्म भूषण भी इन्हें मिला है एंड वेरियस अदर अवार्ड्स एज वेल. बहुत और भी अवार्ड्स इन्हें मिले हैं. नाउ व्हाट ऑल द चैप्टर इज अबाउट. अब चैप्टर हमें किसके बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, एक छोटा सा समरी हम यहाँ पर ले लेते हैं. The Lost Child is a short story written by मुल्क राज आनंद. तो इसी तरह से आप अपना आंसर भी फ्रेम करते हो. कुछ भी लॉन्ग आंसर होता है, you should always mention about the author in the first line. He was an Indian novelist and social activist. Social activist कौन होता है?
who works for the society, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो काम करते हैं, जो एक्टिव रहते हैं सोसाइटी के लिए. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1934. डेट याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, ईयर याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, बट इट एक्ट्स एज अ ब्राउनी पॉइंट. आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं दिलाएगा, 4 में से 5 नहीं दिलाएगा, बट देन एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर पर. तो द स्टोरी इज सेट इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में सेट है स्टोरी. जो पूरा स्टोरी लाइन आपको मिलेगा, जो भी आप सेटिंग होती है ना हर स्टोरी की, कोई सिटी एरिया की कहानी होती है, कोई विलेज एरिया की कहानी होती है, राइट. तो ये जो स्टोरी है इट इज सेट इन रूरल इंडिया, विलेज एरिया से, पूरी विलेज एरिया की सेटिंग है. एंड रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग बॉय, एक छोटे से बच्चे की कहानी है ये, हु गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एट अ फेयर. ठीक है, FAIR वाला फेयर है. मेले में बच्चा खो जाता है, पेरेंट्स से अलग हो जाता है. अब थोड़ा सा वो इमोशन आप फील करो यहाँ पर. As the story progresses, the boy encounters various attractions at the fair and becomes engrossed in them, forgetting about his parents. क्या होता है, जैसे जैसे आप भी एक्सपीरियंस करते ही होगे, आप जैसे जैसे कभी इसी तरह के किसी अट्रैक्टिव जगह पर जाते हो, क्राउडेड एरिया में जाते हो, तो वहाँ जो कुछ भी होता है, आई एम श्योर बहुत सारे फेयर आपने अटेंड किए होंगे. कोई भी फेस्टिवल में आप जाओ तो बाहर इतने सारे फेयर होते हैं. विलेज एरियाज से जो है वो ये बात ज़्यादा समझ सकते हैं. सिटी एरियाज में तो ओकेजनली होता है. बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज कराते हैं फेयर्स वगैरह. तो वहाँ पर फेस्टिवल्स के टाइम पर स्कूल्स में भी होता है, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं फेयर में जहाँ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं. तो उसी तरह से क्या होता है, बहुत सारे अट्रैक्शंस में इनग्रॉस हो जाता है वो बच्चा वहाँ फेयर में. ठीक है, इनग्रॉस हो जाता है का मतलब है कि वो वहाँ खो जाता है. Forgetting about his parents, पेरेंट्स का भी उसे ध्यान नहीं रहता. Later the boy realizes that he is lost. और थोड़ी देर बाद बच्चे को रियलाइज होता है that he is lost in the fair and starts to panic. और बहुत परेशान होता है. ऑब्वियस है, पैनिक ही करेगा, है ना, खुश तो नहीं होगा. He experiences fear and despair. Despair is sadness. बहुत उसको डर लगता है and he becomes sad for the first time, and the reader is left to ponder the fragility of innocence and how quickly it can be lost. रीडर्स ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. तो किस रीडर्स ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से इनोसेंस जो है विद इन सेकेंड्स एक फेयर में कन्वर्ट हो जाता है. बच्चे का जो इनोसेंस है वो कैसे फेयर में कन्वर्ट हो जाता है. द ऑथर डील्स विद द चाइल्ड साइकोलॉजी इन अ सेंसिटिव वे. तो इस पूरी स्टोरी में बच्चे का ना ऐसा लगेगा कि आप बच्चे के माइंड में एंटर कर चुके हैं. उसकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में. So let us begin with the chapter. It was the festival of spring. Now see, spring season का time है. Spring में क्या होता है, सब कुछ, everything is so happy, so amazing, so beautiful. From the wintry shades of narrow lane and alleys. Now what is alley? मैंने आपको कहा था vocabulary थोड़ी सी आपको high level मिलेगी यहाँ पर. Alleys होते हैं बेटा इस तरह से, narrow lanes जिसको कहते हैं. गाँव में तो ऐसे ही होता है ना, विलेज एरियाज में पगडंडी होती है, पतली पतली गलियाँ होती हैं, राइट. तो उस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज एन एली, राइट. तो फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. तो विंटर्स का भी सीजन खत्म हुआ है, स्प्रिंग सीजन है, सब कुछ अच्छा है. और नैरो गलियों से, पतली पतली गलियों से इमर्ज्ड, निकल कर आ रहे हैं कौन, हैप्पी क्लैड ह्यूमैनिटी. गेली का मतलब है हैप्पीली, खुशी से आ रहे हैं लोग. क्राउड आ रहा है पूरा, ड्रेस्ड अप होकर पूरे सब लोग आ रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं सब, दे आर ट्राइंग टू गो टू द फेयर. ठीक है, वो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं भीड़ में. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, others sat being carried in bamboo and bullock carts. तो विलेज का पूरा डिस्क्राइब है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन दिया है विलेज एरिया का. कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग ऑन फुट, राइट. कुछ लोग हॉर्सेस पर हैं एंड कुछ बैठे हैं पीछे. ठीक है, कुछ बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स में है. ठीक है, घोड़ा गाड़ी है वहाँ पर, बैलगाड़ी है वहाँ पर. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. और एक छोटा सा, सी हियर, यहाँ पर वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर. छोटा सा बच्चा है जो अपने फादर के लेग्स के बीच में से निकल के जा रहा है. होता है ना छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स के साथ इधर उधर से भागते हुए जाते हैं, जस्ट लाइक दैट. ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग ओवर का क्या मतलब होता है, देखो ब्रिम आपने देखा होगा कि अगर हम कभी ग्लास में पानी, यू नो, वी आर फिलिंग वाटर इन अ ग्लास, तो ब्रिम तक भरो बोलते हैं ना. ब्रिम इज दैट लाइन जहाँ पूरा एक
कंप्लीट। एक आपने देखा होगा मेडिसिन वगैरह, जो लिक्विड मेडिसिन आती हैं हमारे, सिरप्स आते हैं, उसमें भी ब्रिम प्रॉपर एक लाइन बनी होती है, लिमिट होती है एक, है ना, ब्रिम एज पूरा कॉर्नर तक, दैट इज ब्रिम। तो फिल्ड विद, ब्रिम तक भरना है का मतलब है पूरा भरना है। तो दैट बॉय इज फिल्ड विद लाफ्टर एंड लाइफ। छोटा सा बच्चा है तो ऑब्वियसली फेयर में जा रहा है, थोड़ा सा कहीं बाहर जाना होता है तो हम भी कितने खुश हो जाते हैं, तो वो तो एक छोटा सा बच्चा है। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। अब उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा फटाफट से आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, नाउ व्हाट इज लैग्ड बिहाइंड? लैग्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, ठीक है। अब छोटा सा बच्चा है, कितना भाग पाएगा, है ना, अडल्ट्स के मुकाबले तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी। तो वो छोटे छोटे पैरों से अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। अब ऐसा नहीं है कि वो छोटा है सिर्फ इसीलिए धीरे धीरे चल रहा है, बट उसके पीछे रहने का एक रीजन और था। वन मोर रीजन वॉज दैट ही वॉज एबल टू सी अ लॉट ऑफ अट्रैक्टिव थिंग्स इन द फेयर। फेयर में बहुत अट्रैक्टिव चीजें उसे देखने को मिल रही थी, एंड उनको देखते देखते जाने की वजह से ही वॉज लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे रह जा रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो भाग भाग कर अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे जा रहा था। उसके जो फीट थे, जैसे ही उनके पेरेंट्स बच्चे के पेरेंट्स बुला रहे थे उन्हें कि कम, ही वॉज वेरी ओबीडियंट, और वो अपने पेरेंट्स की एक आवाज में ही पहुंच जा रहा था अपने पेरेंट्स के पास। बट वो जा तो रहा था, his eyes were still on those toys। होता है ना, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है, यू आर अट्रैक्टेड विद समवन, जो दिखता है आपको वहां पर जो भी शॉप्स वगैरह में, तो आप वहीं देखते रहते हो, एंड जब तक वो नहीं मिल जाता है इट्स लाइक कि आपकी नजरें वहीं रहती है ना, आपके साइड से वो जाता ही नहीं है, इट्स नेवर फेडेड अवे, राइट। तो ऑन द रिसीडिंग टॉयज का क्या मतलब होता है? रिसीडिंग टॉयज मतलब जो पीछे रह गए टॉयज, विच आर लेफ्ट बिहाइंड। तो बच्चे की जो नजरें हैं, his sight is still on the toys which are left behind, जो पीछे रह गए हैं वहीं उसकी नजरें हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Okay, जहां पर भी उसके पेरेंट्स रुक रहे थे वो वहां रुक रहा था। वो अपनी डिजायर को सप्रेस नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बाय द टॉयज, जो भी चीजें उसे दिख रही थी, ही वॉन्टेड टू बाय देम, बट उसे पता था, ही न्यू कि पेरेंट्स वुड डेफिनेटली इग्नोर हिम, रिफ्यूज हिम, उसको मना कर देंगे, है ना। पेरेंट्स क्या करते हैं, एक आंख दिखाते हैं ऐसे और मना हो जाता है ना। हमारे साथ, सबके साथ हुआ होगा, आई एम श्योर सबने एक्सपीरियंस किया है। तो ही डिडंट वांट टू सप्रेस हिज डिजायर, वो अपनी डिजायर को दबाना नहीं चाहता था। एंड फाइनली ही सेड, उसने डायरेक्टली बोल दिया, ही प्लीडेड, रिक्वेस्ट किया उसने, बहुत रिक्वेस्ट किया। प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, बेग करना, कि प्लीज आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। अब उसके फादर ने देखो रेड आइड लुक दिया उसको ना। व्हाट इज अ रेड आइड लुक? आप नाम से समझ जाओगी, लाल आंखों से देखने का क्या मतलब है कि he looked at his child with great anger, बहुत गुस्से में देखा, ठीक है। रेड इज अ सिंबल ऑफ एंगर, राइट, लव का भी सिंबल होता है, बट यहाँ पर बहुत गुस्से से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट कौन होता है? टायरेंट जो होता है, हम एक क्रूअल रूलर को कहते हैं, जो बहुत ही निर्दयी होता है, ठीक है, हार्टलेस होता है, बिल्कुल उस तरह से द फादर लुक्ड एट हिज चाइल्ड। और बच्चा क्या होगा यहाँ पर? ऑब्वियसली डर जाएगा। His mother melted by the free spirit of the day। अब मदर्स जो होती है हमारी, दे आर वेरी स्वीट ना। फादर भी हमारे स्वीट होते हैं, नो डाउट, बट उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है ना, कि ताकि बच्चा कुछ भी गलत डिसीजन ना ले। मदर्स ऑन द अदर हैंड, दे आर यूजुअली, जनरली दे आर स्वीट एंड टेंडर, है ना, थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। और क्योंकि स्प्रिंग का टाइम था, सब लोग फेयर में जा रहे थे, तो द चाइल्ड्स मदर, शी मेल्टेड, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रही यहाँ पर, ओके, वो पिघल गई ऐसा, ठीक है। शी वॉज टेंडर, बहुत ही काइंड एंड केयरिंग नेचर था उनका। तो उन्होंने अपने बेबी को बोला, अपने बच्चे को बोला, जस्ट होल्ड माई हैंड्स एंड देखो, देखो वहां पर आगे क्या है, व्हाट इज इट बिफोर यू, देखो, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। और क्या दिखाया बच्चे को? एक मस्टर्ड फील्ड ना। व्हाट इज अ मस्टर्ड फील्ड? सरसों का खेत जिसे कहते हैं ना, इट्स अ मस्टर्ड फील्ड। येलो येलो कलर का जो खेत होता है उसको मस्टर्ड फील्ड कहते हैं। आपने अपनी कुछ मूवीज में देखा होगा, फेमस मूवीज में। कहाँ देखा है जल्दी से कमेंट्स में बताओ। एक मूवी का नाम मैं बता देती हूँ, डीडीएलजे में आपने जरूर देखा है। अगर और किसी मूवी में देखा है तो जल्दी से देख के बताओ, ठीक है, अगर देखी है आपने वो मूवी तो।
पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। पेल क्या होता है, एक डल कलर होता है, लाइट येलोइश कलर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल मेल्टिंग गोल्ड जैसा ये कलर उसको दिखा वहां पर। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। नाउ व्हाट डज इट मीन, बहुत दूर तक ये मस्टर्ड फील्ड वॉज स्ट्रेच्ड आउट, फैला हुआ था, राइट। तो बच्चे को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना पेरेंट्स, क्या करते हैं, देखो बेटा वो देखो वहां देखो, और वहां से गायब कर दिया, है ना। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Now, अब क्या देखा, जो भी चीजें बच्चा देख रहा है ना, आप सब कुछ ध्यान से याद रखना। अब उसने क्या देखा, ही सॉ अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज होते हैं इस तरह से, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर में हम इसे बचपन में कहते थे। आप लोग क्या कहते हो, डू मेंशन इन द कमेंट्स। फटाफट से मुझे बताओ कि आप लोग क्या कहते हो इसे अपने एरिया में, ठीक है। जब हम छोटे थे वी यूज्ड टू कॉल इट ड्रैगन फ्लाइज। So they were bustling about on their gaudy purple wings. Gaudy होता है which is very bright, बहुत ही ब्राइट, चमकदार। हम ड्रेसेस को यूजुअली बोलते हैं कि व्हाट अ गॉडी ड्रेस, कितनी ब्राइट एंड बहुत ज़्यादा ये चमक रही है ये वाली ड्रेस, ठीक है। तो इसी तरह से इनके विंग्स होते हैं। गॉडी इज ब्राइट, ब्राइट विंग्स। एंड पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर होता है, नॉट दैट आप बिल्कुल वायलेट या बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल में मेंशन करना चाहो, ऐसा नहीं। लाइट पर्पल एंड शाइनी कलर विंग्स, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Insects क्या करते हैं, what do? They simply, suck out the nectar from the flowers, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही these all what did they do, the dragonflies। intercepting का क्या मतलब होता है, intercepting is blocking। अब ये ग्रुप में आ गए हैं पूरा, तो ये क्या कर रहे हैं, बीज एंड बटरफ्लाइज का रास्ता रोक रहे हैं, ठीक है, ओके। जो कि फ्लावर्स का स्वीटनेस ढूंढने आए हैं, नेक्टर ढूंढने आए हैं। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. छोटे में करते थे ना, बटरफ्लाइज आ जाएंगी या लेडी बर्ड्स आएंगी तो हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे। Just like that, that child, he was trying to capture one of them. वो किसी को पकड़ना चाहता था कि चलो मैंने ये पकड़ लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प इट टू फ्लाई, है ना, यहाँ पे रख के उसको उड़ा देंगे। तो द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड, वो उनको पकड़ना चाहता था एंड ही वॉज वेटिंग कि कोई एक छोटा सा इंसेक्ट अपना फ्लाइंग स्टॉप कर दे थोड़ी देर के लिए, विंग्स को रोक ले, सो दैट आई कैन कैप्चर इट, मैं उसे पकड़ लूँ। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर। बट वो इंसेक्ट्स हैं, वो क्यों रुकेंगे ऐसे, है ना। तो वो फ्लटर कर रहे हैं इस तरह से, अपने विंग्स को फ्लैप कर रहे हैं। When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." And then उनकी मदर ने बुला लिया उनको कि आओ जल्दी से फुटपाथ पर वापस आओ, we have to go. Now he ran towards his parents, बहुत खुशी से ही ran towards them, पेरेंट्स की तरफ गए, and walked abreast of them for a while. थोड़ी देर के लिए तो वो साइड बाय साइड चले। अब्रेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल साइड बाय साइड चलना। However, थोड़ी देर बाद फिर से ही लैग्ड बिहाइंड, फिर से पीछे हो गए। एक छोटा सा बच्चा कितनी देर तक कॉन्सेंट्रेटेडली रहेगा अपने पेरेंट्स के साथ, है ना। Attracted by the little insects and worms along the footpath. अब फुटपाथ पर फिर वो अट्रैक्ट हो गए किसकी तरफ, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की तरफ देखकर, राइट। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो कि अपने छोटे छोटे हिडन एरियाज से बाहर आ रहे थे सनशाइन वगैरह लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो उनको देखकर भी दैट चाइल्ड गॉट डिस्ट्रैक्टेड। कम चाइल्ड कम, अगेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उन्होंने बुलाया। वो एक पेड़ के शेड में खड़े हो गए थे। ग्रोव इज बेसिकली अ, ठीक है, पेड़ का जो शेड होता है वहां पर वो खड़े हो गए, ठीक है, वहां पर नीचे खड़े हो गए। तो द पेरेंट्स दे वर कॉलिंग द चाइल्ड कि भाई आ जाओ, आराम से बैठो यहाँ पर हमारे साथ। एंड व्हाट हैपेंड, where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them, ठीक है। वो क्या करा, he ran towards them, वो भागा अपने पेरेंट्स की तरफ। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो वहां पहुंचा, बहुत सारे पेड़ों के बीच में बहुत अच्छे से ऊपर से एक शार ऑफ फ्लावर्स उसके सर पे पड़े। शार ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, शार वैसे हम बारिश के लिए यूज करते हैं ना, शार आपके घरों में होता है पानी के लिए, इसके भी घर में होता है, आप समझते हो शार, जहाँ से ऊपर से पानी आता है। तो वैसे ही बिल्कुल जैसे बारिश पड़ी हो उसी तरह से फ्लावर्स बच्चे के सर पे गिरे जैसे ही उसने ग्रोव में एंटर किया। ग्रोव इज बेसिकली फॉरेस्ट, बहुत सारे पेड़ जहाँ पर होते हैं। Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब इस टाइम पर what did he do?
जितने भी फ्लावर्स थे ही स्टार्टेड कलेक्टिंग देम, क्योंकि अब सब गिरे तो बच्चा उसको देख के अट्रैक्ट हो गया. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. नाउ व्हाट डिड ही सी? डव देखा, डव को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, द डव, द डव. तो फ्लावर्स छोड़कर ही स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द डव. ठीक है, फ्लावर्स को छोड़ दिया और डव की तरफ भागा. एंड द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और जो वो पेटल्स थे जिसको देखकर वो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्ट्रैक्ट हुआ था, ही ड्रॉप्ड ऑल ऑफ देम. राइट, ठीक है. सो एक छोटे से बच्चे से व्हाट ऑल वी कैन इमेजिन, वो डिस्ट्रैक्ट ही होगा, जो भी चीजें उसके आगे हैं वो वही देखेगा. कम चाइल्ड कम अगेन, द पेरेंट्स कॉल्ड देम. ठीक है, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री. अब बच्चा कहाँ भागा है? बैनियन ट्री के चारों तरफ वो घूम रहा है, भाग रहा है. ठीक है, केपर्स क्या होता है? केपर्स होता है अ प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट. कूदते कूदते बच्चे जाते हैं ना ऐसे पेड़ के चारों तरफ चक्कर मारते हैं. तो द बॉय वाज डूइंग दैट. And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. बच्चे को उठाया और उसे लेकर मस्टर्ड फील्ड से होते हुए they went into the fair. वो फेयर में चले गए. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. अब जैसे जैसे वो फेयर की तरफ जा रहे थे, obviously they are going to a crowded area, तो वहां क्या था? बहुत भीड़ थी. थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है क्राउड, और छोटी मोटी क्राउड नहीं, बहुत भीड़. कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, गैदर होना. तो दे वर गैदरिंग टू द वर्ल्डपूल ऑफ द फेयर. ना वर्ल्डपूल होता है बेटा सेंटर. ठीक है, वर्ल्डपूल होता है सेंटर ऑफ द फेयर. उस फेयर के बीचों बीच, मान लो कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं. तो दिस इज द सेंटर ऑफ द फेयर और इसी को हम कहते हैं वर्ल्डपूल. ठीक है, वर्ल्डपूल ऑफ द फेयर. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग. तो इतनी भीड़ देखकर पहले तो द चाइल्ड गॉट वेरी नर्वस, डर गया कि भाई मुझे नहीं जाना है. रिपेल्ड, मन नहीं किया, बट कुछ ही सेकेंड्स में ही वाज फैसिनेटेड अगेन. तो देखो कितनी कितनी क्विक मूड चेंजेस होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, कितना इनोसेंस होता है. कोई उनका प्लानिंग नहीं होती है पहले से कि भाई जाना है नहीं जाना है, वो क्विक अपना डिसीजन चेंज करते हैं. अ स्वीट मीट सेलर हॉट. नाउ स्वीट मीट क्या है? पहले जो है मिठाई को ही स्वीट मीट कहते थे, तो स्वीट ही है. ठीक है, इट्स नथिंग एल्स. कोई इसको मिठाई को नॉन वेजिटेरियन नहीं समझेगा. अ स्वीट सेलर आप कह सकते हो. तो जो मिठाई वहां पर कितने सारे हमारे पास अलग अलग स्टॉल्स होते हैं मेले में, राइट. तो सबसे पहले जो दिखा वो कौन दिखा बच्चे को? अ स्वीट सेलर. जो क्या बोल रहा था? हॉक्ड का मतलब होता है जोर जोर से बोलकर बेचना, है ना. वो सेल कर रहा था क्या? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, है ना. डिलिशियस, माउथ वाटरिंग, है ना, मुंह में पानी आ गया. At the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. Now you can easily see किस तरह से पूरा हीप बना होता है स्वीट्स का. कहीं पर गोल्ड ऊपर से प्लेटिंग सी होती है, उसमें कवरिंग होती है, सिल्वर कवरिंग होती है. सो जस्ट लाइक दैट पूरा डेकोरेटेड काउंटर था, बहुत अच्छे से हीप बना था. आर्किटेक्चर का यहाँ पर मतलब है कि कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, उस तरह से डिजाइन करके उसको रखा जाता था एक बिल्डिंग की तरह, बिल्कुल. बहुत कलरफुल स्वीट्स, सब कुछ डेकोरेटेड वहां पे रखा था. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. तो बच्चे की फेवरेट स्वीट थी बर्फी. ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ बर्फी और उसके मुंह में आ गया पानी, जैसे अभी हमारे सबके मुंह में आ गया है. आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड. उसने धीरे से बड़बड़ाया कि मुझे वो बर्फी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. बट उस बच्चे को थोड़ा सा तो ये आइडिया था दैट हिज पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू लिसन टू हिम. वो मना कर देंगे, वो कह देंगे उसको कि बेटा अभी तो मेले में आए हो, कितने ग्रीडी हो, कितने लालची हो. प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट. ठीक है, वुड नॉट बी हीडेड का मतलब है नहीं, उसका अटेंशन ही नहीं दिया जाएगा. ठीक है, हीडेड इज पेइंग अटेंशन टू समथिंग, बट इट वुड नॉट बी हीडेड का मतलब है ऑपोजिट, कि भाई नहीं ध्यान दिया जाएगा उसकी किसी भी रिक्वेस्ट पर. तो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो बिना किसी आंसर का वेट किए ही मूव्ड ऑन. उसने कुछ नहीं बोला, मन में बस बड़बड़ाया थोड़ा सा, ही मर्मर्ड एंड देन ही मूव्ड ऑन. के बाद क्या हुआ? नाउ सेकेंड, अब उसने किसे देखा? फ्लावर सेलर. अब देखा फ्लावर सेलर को. वो फ्लावर सेलर क्या सेल कर रही थी या कर रहा था? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर इज अ रेड कलर्ड फ्लावर, इस तरह से पेड़ होता है उसका.
ठीक है। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, तो बच्चा खुद ही खिंचा चला गया। रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज को मना करना, कंट्रोल में करके करना, बट इररेसिस्टिबली इज द ऑपोजिट। मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया एंड खिंचा चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. और गया बास्केट की तरफ जहां पर वो सेल कर रहे थे। देखो इसी तरह से पूरा डेकोरेटेड होता है ना, हमने देखा होगा काफी जगहों पर, यूजुअली टेम्पल्स के बाहर इस तरह से डेकोरेशन में मिलता है हमको फ्लावर सेलर। तो बच्चे का बहुत मन किया, ही वॉन्टेड टू बाय इट, बट अगेन फिर से, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स। उसे पता था पेरेंट्स मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। वो क्या कहेंगे कि यार ये क्या काम की चीज है तुम्हारी, इसको इसमें हाथ नहीं लगाओ, ठीक है। So without waiting for an answer, he moved on. See, imagine छोटा सा बच्चा, एंड वो क्या कर रहा था, अपने सारे विशेस को सप्रेस कर रहा था एंड मूव्ड ऑन। ओके, नाउ अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब थर्ड टाइम उन्होंने किसको देखा, एक बलून सेलर। सबसे पहले किसे देखा था, एक स्वीट सेलर, देन a flower seller. Right now the third person he saw was a balloon seller, जिनके पास कलरफुल balloons थे इस तरह से। ये हम भी काफी जगहों पर देखते हैं बाहर, right? The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा जो है बहुत अट्रैक्ट हो गया डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखकर, जस्ट लाइक अ रेनबो, एंड ही वांटेड कि ये सब उसके पास आ जाए। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, वो बहुत 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 इमोशनल सा फील कर रहा था कि उसे सब चाहिए, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा था कि प्लीज आई विश ये सब मेरे पास होता। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। बट उसे पता था कि पेरेंट्स मना कर देंगे, राइट? सो ही वॉकड ऑन फार्दर, और वो आगे फिर चलता गया। अगेन उसने अपनी डिजायर को सप्रेस कर दिया। सी जस्ट अ लिटिल किड, और कितना वो सोच रहा है बेचारा। And now the fourth person he met he saw was a snake charmer. ठीक है, एक snake charmer उन्होंने देखे। कहाँ कहाँ किसने देखे हैं snake charmer, ये भी आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। मेंशन करो कमेंट्स में कि have you ever seen a snake charmer, देखा है कभी? who was stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. किस तरह से देखो, snake इस तरह से coiled होता है पूरा basket में, तो he was playing his flute, वो अपना इस तरह से बीन बजा रहे हैं ना, तो जस्ट लाइक दैट इनकी जो फ्लूट होती है, इनको इसको बीन कहा जाता है। इट्स नॉट दैट मुरली, वो नहीं होती है, फ्लूट होता है अलग से इनका, स्पेशल फ्लूट। ओके, एंड व्हाट डिड द स्नेक डू, स्नेक क्या कर रहा था, इसकी साउंड पर ही वाज मूविंग हिज हेड, मूविंग इट्स हेड, अपना हेड मूव कर रहा था। रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे स्वान की नेक होती है, स्वान की नेक होती है जिस तरह से, इस तरह से डिजाइन वाली, बिल्कुल उसी तरह से स्नेक वॉज the snake was moving its head। ठीक है, इसी तरह से स्नेक भी अपना हेड मूव कर रहा था, राइट? while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। now you all know, right? हमें सबको ये बात पता है कि snakes cannot see but they can hear, वो सुन सकते हैं। तो अब उस म्यूजिक को सुनते सुनते द स्नेक वॉज मूविंग, बहुत ही अच्छे से वेव करते हुए इट वॉज मूविंग। तो उसको डिस्क्राइब किया है रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। क्या होता है, जैसे वाटरफॉल होता है, यहाँ पर कोई वाटरफॉल नहीं था, कोई झरना नहीं था, बट कहीं भी अगर पानी की ड्रॉप्स गिरती है तो इस तरह से वेव्स आती है ना, छोटी छोटी सी वेव्स आती है, स्मूथ सी बिल्कुल, तो इसको कहा जाता है रिपलिंग। ओके, स्प्लैश नहीं, बट छोटी सी एक वेव होती है, उसको रिपलिंग कहा जाता है। तो उसी की तरह द स्नेक वॉज मूविंग। चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा गया स्नेक चार्मर के पास, बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। अब क्या हुआ, देखो वो जाने का उसका बहुत मन था, he was very happy to see a snake charmer, but he knew कि यहाँ भी पेरेंट्स मना कर देंगे, बिकॉज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इस तरीके का अनप्लेजेंट म्यूजिक सुनना इज नॉट गुड। ठीक है, मना कर देंगे, दे हैड फोरबिडन हिम, उनको उसको बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया, दे हैवंट अलाउड हिम टू लिसन टू सच कोर्स म्यूजिक, ऐसा अनप्लेजेंट म्यूजिक सुनना उसको अलाउड नहीं किया है। तो वो ये सब सोचकर ही प्रोसीडेड
फादर, वो और आगे चला गया। नाउ अब बच्चे ने क्या देखा, देखो देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब क्या देखा, बहुत बड़ा एक राउंड अबाउट। आई एम श्योर इस तरह से जाइंट व्हील आपने देखा होगा, एंड दिस इज अ राउंड अबाउट। ठीक है, ये राउंड अबाउट है। Men, women and children carried away in a whirling motion. बच्चे हो चाहे बड़े हो सभी जाते हैं। एवरीवन लव्स टू प्ले विद दीज, है ना, यहाँ पर आना और इन्हें देखना, ये इंजॉय करना। एवरीवन लव्स टू इंजॉय दीज राइड्स। तो ऐसा ही बच्चा भी बड़ा कैरिड अवे हो रहा था, वो देखते देखते इतना अट्रैक्ट हो रहा था इन अ वर्लिंग मोशन। ना वर्लिंग इज राउंड एंड राउंड मूवमेंट। तो देखो किस तरह से ये मूव करता है, दिस इज अ वर्लिंग मोशन, राइट। और वहां लोग कैसे चिल्ला रहे थे, दे क्राइड विद डिजी लाफ्टर, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दे वर हैप्पी, है ना, बहुत जोर से खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। ठीक है, ही वॉन्टेड टू सी कि भाई क्या हो रहा है, उसे भी वहाँ पार्टिसिपेट करना है, उसे भी इस तरह से राइड्स लेनी है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फाइनली इतनी सारी अपनी डिजायर्स को सप्रेस करने के बाद he gave an attempt कि कुछ तो रिक्वेस्ट कर लेता हूँ पेरेंट्स से। and he requested, I want to go on the roundabout, please father mother, मुझे यहाँ जाना है, प्लीज मम्मा एंड प्लीज पापा, let me go and enjoy this ride, okay? There was no reply, कोई रिप्लाई नहीं था। जैसे ही बच्चे ने पूछा, he turned to look at his parents, उसने पीछे देखा पेरेंट्स को, they were not there, वो वहाँ नहीं थे। Ahead of him, he turned to look on either side, फिर उसने इधर भी देखा इधर भी देखा, they were not there. He looked behind, there was no sign of them. Finally यहाँ पर अब क्या समझ में आ रहा है, प्लॉट कहाँ आ गया है कि the child was so much engrossed, इतना खो गया था सारे अट्रैक्शंस देखकर उस फेयर में, तो नहीं पता चला कि कब वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो चुका है। एंड नाउ जब उसने बात करने की कोशिश की पेरेंट्स से, एंड ही रियलाइज he has been lost, वो खो गया है, वहाँ अब कोई भी नहीं है। Now you can imagine the sense of fear he is going through, है ना, फील कर सकते हो वो कि कैसा सडनली when he realized कि पेरेंट्स कहाँ चले गए हैं, कोई भी नहीं है आसपास, अब वो क्या करे। तो इमीडिएटली ये जो गश ऑफ इमोशन आया है टू दिस स्मॉल चाइल्ड, इमेजिन कितना कितना स्कैरी होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस फर्दर कि भाई अब बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाता है, नहीं ढूंढ पाता है, व्हाट ऑल हैपेंस, इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू हेल्प हिम। बिकॉज ऐसे केसेस में तो यूजुअली आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो किस तरह से बच्चे को कोई भी रैंडम स्ट्रेंजर उठाकर कहीं भी इधर उधर हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बट व्हाट हैपेंस टू दिस चाइल्ड, लेट अस सी, लेट अस रीड फर्दर। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, obvious है, अब ये वाला इमोशन तो आएगा ही। जैसे उसे रियलाइज हुआ दैट ही हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स या ही इज लॉस्ट, क्या हुआ उसकी बॉडी में सडनली हार्ट बीट इंक्रीज, वो तो ऑब्वियस इमोशन है सारा। एंड ही स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर भाग रहा है, अपनी बॉडी शिवरिंग हो रही है, जर्क लग रहा है, सडन जर्क, धक्का लगा ना उसे पूरा। He started running here and there and started crying, बहुत जोर जोर से रो रहा है, mother, father, where are you? Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. आंखों से आंसू आ गए। The child started crying with very strong emotion, बहुत बहुत fierce, बहुत बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में इतना ज़्यादा strong emotion था। He was so sad. His flushed face was convulsed with fear. Now इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फेस पर ही ना एक शिवरिंग है। तो शेक वायलेंटली का मतलब है उसकी पूरी बॉडी जो है शिवर कर रही थी आउट ऑफ फियर, डर के मारे। ठीक है, पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, डर के मारे वो पहले एक तरफ भागा, देन टू दी अदर, और दूसरी तरफ भागा। हिदर एंड टिदर इन ऑल डायरेक्शंस। नाउ हिदर एंड टिदर होता है बेटा हियर एंड देयर, इसी को थोड़ा सा ब्यूटिफाइड वे में आप बोल सकते हो, हिदर एंड टिदर। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब बच्चे को क्या पता कहाँ जाना है उस पूरे फेयर में, राइट। तो उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। ही वॉज रनिंग हियर एंड देयर, crying out of fear, mother, father. He wailed. Wailed is again रोना। ठीक है, crying के कितने सारे आपको synonym मिल गए है ना। Wailing is crying. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. बच्चे ने क्या पहना हुआ था, एक येलो कलर का टर्बन पहना था, तो वो टर्बन भी उसके सर से नीचे आ गया, एंड उसके सारे कपड़े जो है वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रो रहा था, that they all became muddy, उसमें मिट्टी लग गई सब में, राइट।
इतना fearful emotion रहा होगा बच्चे के लिए. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. बहुत देर तक तो वो इधर उधर भागता रहा, but then थोड़ी देर बाद he stood defeated, वो हार गया. His cries suppressed into sobs. अभी तो वो चीख चीख कर रो रहा था, बट नाउ वो सिसकियां लेने लगा. सॉब्स होता है ना, मतलब आवाज कर करके बिल्कुल आपकी ब्रेथ बिल्कुल ऐसे हो जाती है, एंड सिसकियां लेके आप रोते हो, दैट इज सॉबिंग. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. वो उसकी आंखें बिल्कुल टेयरी थी. फिल्मी आईज का मतलब यहाँ पर मूवी वाली आईज नहीं है. फिल्मी आईज का मतलब है होपफुल आईज. वो अपनी आंखों से देख रहा था भीड़ में, कहीं भी लेडीज एंड वुमेन जितनी थी वहाँ पर, एंड मेल मेंबर्स जितने थे, वो सबको देख रहा था कि इन अ होप कि उसके पेरेंट्स उसे दिख जाए. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली. बहुत ध्यान से केयरफुली वो देख रहा था. अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, वहां जितने भी येलो कलर के कपड़े जिन्होंने पहने थे वो सबको देख रहा था. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. वहां पर उसके मदर एंड फादर नहीं थे. देयर वॉज नो साइन. who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वहाँ सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सब कुछ हंसी मजाक बातें चल रही थी, बट उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे. तो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड. कितना, मुझे तो यही सोच के डर लग रहा है कि इस तरीके की सिचुएशन कभी कोई छोटा बच्चा फेस करता है तो कितना फियरफुल, कितना कितना स्कैरी वो मोमेंट होता है. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. भागा फिर से. इस बार कहाँ गया? एक टेम्पल एरिया में गया. श्राइन इज अ टेम्पल, ठीक है, कोई होली प्लेस होता है, वहां गया. Every little inch of space here was congested with men. Congested होता है filled with, हर जगह लोग थे, बिकॉज इट्स अ क्राउडेड एरिया है ना. फेयर यूजुअली क्या होता है, इन जगहों पे भीड़ ही होती है. और कुंभ का मेला, अगर वो आपने सुना हो कि भैया वहाँ खो जाते हैं, कुंभ के मेले में खो गए हो क्या, बोलते हैं ना, जस्ट लाइक तो रेफरेंस भी दिया जाता है मेले में खोने का. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी भीड़ वहां पर होती है. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग. फिर भी वो इधर से उधर लोगों के बीच में भाग रहा था. ही वॉज क्राइंग अ लॉट. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Entrance के पास भी was crying. इतना रो रहा था, इतना रो रहा था. Men jostled each other. लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे थे, इस तरह से पुश करना, ठीक है, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे. Heavy men with flashing murderous eyes. बड़े बड़े लोग थे. The child was small, ठीक है, छोटा सा बच्चा था, तो उसके कंपैरिजन में the people there were huge. वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग थे. और एंट्री इसी तरह से कहीं भी आप जाओ ऐसे क्राउडेड एरिया में, तो यूजुअली क्या होता है, जो छोटे से बच्चे होते हैं उनको कितना प्रॉब्लम होता है. तो ही वॉज फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम विद देयर hefty shoulders. ना hefty होता है लार्ज एंड हैवी. अब वो छोटा बच्चा है, वो उनके हार्डली यहाँ तक आ रहा होगा, एल्बो एरिया तक, तो उसको बहुत चोट भी लग रही थी. वो पुश भी फील कर रहा था, जो वहां पर उसको धक्के लग रहे थे. कितना प्रॉब्लमैटिक उसके लिए सिनेरियो हो गया था. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. Now, the child was trying कि वो किसी तरह से force लगाए और वहाँ से बच के बाहर जाए. Just like the picture you can see, ठीक है, यहाँ पर बच्चा, the child is crying among the people. तो वो बहुत कोशिश कर रहा था उनके पैरों के बीच से निकल के जाने का. Knocked to and fro by the brutal movements. कभी इधर से धक्का लग रहा है, knocked का मतलब होता है hit, ठीक है, उसको धक्का लग रहा है हर जगह से. टू एंड फ्रो, इधर उधर के जो मूवमेंट्स हैं, उनके ब्रूटल मूवमेंट्स से, जो हार्श मूवमेंट्स हैं, उनसे उसको धक्के लग रहे हैं. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट. वो क्रश हो जाता किसी के पैरों के नीचे. ट्रैम्पल का मतलब होता है क्रश होना, ठीक है. हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, फादर मदर, अगर उसने बहुत जोर से चीखा नहीं होता, बहुत जोर से चिल्लाया, मदर फादर, एंड सडनली अ रे ऑफ होप इमर्ज्ड, ठीक है. A man in the surging crowd, surging is powerful crowd, उस भयंकर भीड़ से एक आदमी निकल कर आया. heard his cry and stooping with great difficulty, किसी तरह वो बेंड हुआ. स्टूप का मतलब होता है बेंड होना. इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की जगह नहीं थी, तो वो बेंड हुआ, उसको उठाया. somehow lifted him up in his arms, उसको गोदी में उठाया. ना यहाँ से दो केसेस हो सकते हैं. फर्स्ट कि भाई ये मैन वेदर ही वॉज गुड पर्सन और नॉट, है ना, ये सिनेरियो हो सकता है. या तो वो हेल्प करेगा, या हो सकता है द चाइल्ड इज गोइंग टू सफर अ सीरियस प्रॉब्लम. यहाँ से कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है. या हो सकता है द मैन इज अ नाइस पर्सन और वो बच्चे की हेल्प करे. तो क्या होता है ये हम आगे देखते हैं. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू. तो
उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हो, किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। जैसे उसने समहाउ किसी भी तरह वो कंट्रोल किया उस भीड़ को। स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, तो वैसे ही स्टीयर द क्राउड का मतलब है कि उसने भीड़ को किसी तरह कंट्रोल किया, इस तरह से हटा वटा के बच्चे को उठाया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, वेप्ट अगेन, क्राइंग। क्राई के बहुत सारे सिनोनिम्स आपको इस चैप्टर में मिल गए, ठीक है। तो बहुत जोर जोर से बच्चा और रोने लगा, एंड क्या बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नाउ सी, अभी थोड़ी देर पहले बच्चा जो था, ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड, वो पेरेंट्स के पास नहीं जा रहा था, राइट। जितने भी आइटम्स थे, फूड आइटम्स, द स्टॉल्स, एवरीवेयर ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय देम, एंड पेरेंट्स के पास वो नहीं आ रहा था। बट नाउ नथिंग मैटर्ड, अब कुछ नहीं चाहिए था उसे एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स। द मैन ट्राइड टू सूद हिम। अब जो आदमी था जिसने उसे उठाया बच्चे को, he was trying to control him, calm him down, कि भाई शांत हो जाओ बेटा, by taking him to the round about। कहाँ लेके गया उसको? राउंड अबाउट में ले गया, ठीक है, वहां झूले पर ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? घोड़े पर बैठोगे, ठीक है, उसको कन्विंस करने के लिए, बेटा ये करोगे, जैसे कहते हैं ना चॉकलेट खाओगे, चुप हो जाओ, रो मत, जस्ट लाइक दैट। he gently asked as he approached the ring। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। अभी देखो, थोड़ी देर पहले राउंड अबाउट को देखकर चाइल्ड वॉज गेटिंग सो फैसिनेटेड, बच्चे को वही चाहिए था। बट नाउ ही डिडंट वांट इट एनी मोर, अब उसको नहीं चाहिए था। नाउ ही वांटेड हिज पेरेंट्स, अब सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स चाहिए थे। तो कितनी जल्दी से देखो, एक छोटे से इंसिडेंट ने कितनी जल्दी इमोशंस में चेंजेस ला दिए। इनोसेंस कहीं ना कहीं अब बिल्कुल कन्वर्ट हो गई, अब वो फैसिनेट नहीं हो रहा था इन चीज़ों से। नाउ ही वांटेड हिज पेरेंट्स। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। Remember जब the child wanted to listen to the music of the cobra, वो वहां जाकर सुनना चाहता था। वो स्नेक कौन सा था? कोबरा, ठीक है, वो सुनना चाहता था। तो अब द मैन ही टुक द चाइल्ड टू दैट स्नेक चार्मर, वो वहां लेकर गया कि चलो क्या पता यहाँ ये ठीक हो जाए, यहाँ ना रोए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। आदमी ने रिक्वेस्ट किया कि बेटा चलो आप इस म्यूजिक को ही सुन लो, देखो कितना अच्छा म्यूजिक है। उसको कन्विंस करने की कोशिश की, वाई, ताकि बच्चा एटलीस्ट रोना बंद कर दे। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father। Now again, कुछ भी नहीं हुआ। उसने अपने जल्दी से ears को बंद किया, उसको म्यूजिक नहीं सुनना था, उसको बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं लग रहा था। He wanted his parents, that's it। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him। अब मैन किसके पास ले गया? अब बलून सेलर के पास ले गया, कि क्या पता वो कलरफुल रेनबोज देखकर ही वुड बी डिस्ट्रैक्टेड। बट एज यूजुअल क्या हुआ होगा? देखो, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? देखो, द मैन इज अ नाइस पर्सन, है ना, वो कोई ग्रीडी नहीं है कि बच्चे को इधर उधर करे, या जिस तरह से मूवीज में दिखाते हैं कि रैंसम मांगे, फिरौती मांगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। ही वॉज ट्राइंग टू काम हिम डाउन, बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। सो ही वॉज आस्किंग कि भाई बेटा ये करोगे, ये खाओगे, देखो बलून्स, देखो रेनबो कलर्स बलून्स हैं, डू यू वॉन्ट इट, डू यू वॉन्ट देम? ही परसुएसिवली आस्क्ड। परसुएसिवली का मतलब होता है कन्विंसिंग मैनर, कि भाई कन्विंस करते हुए, परसुएड करता हुआ, बेटा देखो ये कर लो, ऐसे कर लो। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed। But बच्चे ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। He just wanted his parents and no one else and nothing else। कुछ नहीं चाहिए था, बस parents चाहिए थे। The man still trying to make the child happy। अभी भी the man was trying कि भाई किसी तरह बच्चा खुश हो जाए। Bore him to the gate where the flower seller sat। कहाँ लेकर गए? उसको एक फ्लावर सेलर के पास लेकर गए। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, अच्छी स्मेल आ रही है ना, अरोमा आ रहा है ना, बहुत अच्छा। वुड फ्रेग्रेंस है फ्लावर्स की, जाओ चलो वो चलते हैं। इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश की। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? एक माला ले ले तुम्हारे लिए, गार्लैंड ले ले तुम्हारे लिए, सो दैट यू कैन वेयर इट, पहनने के लिए कन्विंस कर रहे हैं बच्चे को। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉब। बच्चे ने बिल्कुल इस तरह से अपनी गर्दन पीछे कर दी। रिपीटेड हिज क्राइंग, रीइटरेटेड का मतलब होता है रिपीटेड, उसने अपना रोना ही बंद नहीं किया। एंड ही सेड, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। नाउ अब कुछ नहीं हो रहा था, देयर वाज नो अदर वे, कुछ भी नहीं हो रहा था। जितनी भी चीजें पहले थी जो बच्चे को पहले बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, नाउ नथिंग मैटर्ड टू हिम।
कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब फाइनल जो सबसे पहले बच्चा जिसे देखकर अट्रैक्ट हुआ था, अब वो मैन उसको वहीं लेकर गया, क्या सोचकर कि समहाउ वो उसके इस जो उसने ठाना हुआ है कि अब रोना ही बंद नहीं करना है, तो समहाउ वो उसे कंफर्ट कर पाएगा. इस लाइन का मतलब क्या देखो, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. उनको लगा कि जो उसका रोना बंद नहीं हो रहा है, ही इज नॉट एबल टू कंफर्ट हिम, तो क्या पता स्वीट्स से वो शायद कंफर्टेबल फील करे. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, उन्होंने पूछा कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है बेटा. अब उस टाइम पर कौन सा था फेवरेट बच्चे का, बर्फी. बट क्या वो बर्फी को देखकर भी अट्रैक्ट हुआ? ही आस्क्ड. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. बट बर्फी हो, गुलाब जामुन हो, जलेबीज हो, नथिंग मैटर्ड टू हिम. ही जस्ट वांटेड हिज मदर एंड हिज फादर. So that is the end of the chapter. Now आपको लगा होगा कि बहुत अब्रप्ट एंडिंग हो गई है इसकी, है ना. अभी तक तो बच्चे का कुछ पता ही नहीं चला कि पेरेंट्स मिले नहीं मिले, व्हाट हैपेंड टू द चाइल्ड. सो यहाँ पर ना आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए दिस चैप्टर वाज देयर इन योर टेक्स्ट बुक कि किस तरह से द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड इट चेंज, है ना. कैसा हुआ देखो, जितने भी उसको इनिशियल जो भी चीज़ें लाइफ की, जो भी उस फेयर की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, इनिशियली वो पेरेंट्स की नहीं सुन रहा था. ही जस्ट वांटेड ऑल दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जितनी भी मार्केट में जितनी भी चीज़ें थी वो उसको वही चाहिए थी. बट लेटर जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, मदर फादर कोई नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल थिंग अट्रैक्टेड हिम. कुछ भी चीज़ ने उसे अट्रैक्ट नहीं किया. इट वॉज जस्ट हिज कंपनी विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ जो उसकी कंपनी थी. यहाँ पर देखो इस स्टोरी में वन बाय वन, फर्स्ट से लेकर फोर्थ फिफ्थ, जितने भी हॉकर्स के पास, टेलर्स के पास वो गया, सब का एक सीक्वेंस था. एंड उसी सीक्वेंस में जब वो उनके पास वापस उसको लेकर गया, द मैन, ही डिडंट स्टॉप क्राइंग. ही वाज मिसिंग हिज पेरेंट्स. उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे एंड नो वन एल्स, राइट. सो students, I hope you understood each and every line of the chapter, and I would see you in the next classes as well. Paid batch students को तो मैं classes में मिलूंगी ही, and I would continue all the chapters. I will complete all the chapters in the further videos. So I'll see you in the next class. Have a good day and enjoy.